इंसान की किस्मत हाथों के लकीरों में नहीं, माथे के पसीने में होती है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रोहित पांडे। तो दोस्तों, आज का जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 क्लास 7th का ज्योग्राफी एनसीईआरटी का तीसरा चैप्टर हमारे भूगोल सब्जेक्ट का है। तो दोस्तों, आज का जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नाम है चैप्टर का हमारी बदलती पृथ्वी। हमारी पृथ्वी किस तरीके से हमारे सामने ही बदल रही है और हम लोगों को पता ही नहीं चल रहा है, और ये बदलती पृथ्वी का जो मुख्य कारण है वो हम ही लोग हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि अभी तक जो हमने वीडियो प्रोवाइड किया है और अभी तक जो ये वीडियो सीरीज़ में चला रहा हूँ, आप लोगों को काफ़ी अच्छी लग रही है। अगर अच्छी नहीं लग रही है तो दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे बेल आइकन को जल्दी से प्रेस कर दीजिए, ताकि पल पल का नोटिफिकेशन जब भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ तब सबसे पहले आपके फ़ोन में उसका नोटिफिकेशन मिले, जिससे उस वीडियो के माध्यम से आप अपनी तैयारी को और अच्छे तरीके से बेहतर ढंग से बना सकें। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि हमारी ये सीरीज़ आप लोगों को पसंद आ रही है। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, दोस्तों आई रिक्वेस्टेड आप सभी जल्दी से जल्दी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। दोस्तों, चलिए इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो सीरीज़ का क्लास 7th की एनसीईआरटी का तीसरा चैप्टर मैं ज्योग्राफी का स्टार्ट करने जा रहा हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को इस चैप्टर के बारे में काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों देखिए, हमारी पृथ्वी, हमारी बदलती पृथ्वी, हमारी जो पृथ्वी है वो आज के समय में हमारी आंखों के सामने हमारी पृथ्वी में इतने सारे बदलाव हो रहे हैं, हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं। और इस बदलाव का मुख्य कारण हम ही लोग हैं, मुख्य कारण आदमी है, मुख्य कारण मनुष्य है। क्योंकि मनुष्यों ने अपनी सुविधा के लिए इस पृथ्वी के अंदर, इस पृथ्वी में इतने सारे परिवर्तन कर दिए हैं कि हम इस इतने सारे परिवर्तन की बात सोच भी नहीं सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए इस चैप्टर को बहुत बेहतर ढंग से पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है। हम सभी जानते हैं कि जो स्थल मंडल है वो विभिन्न सारे प्लेटों में विभाजित है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, स्थलीय प्लेट कहते हैं। हमारा जो स्थल मंडल है विभिन्न सारे प्लेटों में विभाजित है और इस प्लेटों को हम क्या कहते हैं, स्थलीय प्लेट कहते हैं। आपको यह जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि ये प्लेट हमेशा धीमी गति से ये क्या कर रही है, चारों तरफ घूम रही है। प्रत्येक वर्ष केवल कुछ मिलीमीटर के लगभग यह क्या कर रही है, यह घूम रही है। पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। कहने का मतलब यह है कि हम सभी जानते हैं कि हमारा जो स्थल मंडल है अनेक प्लेटों में विभाजित है, जिन्हें हम स्थलीय प्लेटें कहते हैं। सबसे पहली बात। उसके बाद फिर आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि ये प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती है। प्रत्येक वर्ष केवल कुछ मिलीमीटर के लगभग पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण ही ऐसा होता है। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता रहता है। दोस्तों, आप ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी जानकारियाँ एनसीईआरटी में प्रोवाइड किया गया है कि पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता रहता है, जैसा कि क्रियाकलाप में दिखाया गया है। अभी मैं आप लोगों को पहले पढ़ लेता हूँ, उसके बाद जो भी फिगर के माध्यम से एनसीईआरटी में समझाने की कोशिश किया जा रहा है उन सारी चीज़ों को मैं बहुत बेहतर तरीके से आपको समझाऊंगा। प्लेट की इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है। दोस्तों, प्लेटों की इस गति के कारण ही हमारे पृथ्वी के सतह में बहुत सारे परिवर्तन होते रहते हैं। जैसे पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया गया है, पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया गया है जिनके कारण ये गतियाँ उत्पन्न होती हैं। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होता है,
जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, अंतर्जनित बल कहते हैं या एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं। कहने का मतलब ये कि पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी के सतह के अंदर जो गतियाँ होती हैं, जो आंतरिक भाग में घटित होती हैं, उन्हें हम अंतर्जनित बल कहते हैं। एवं और जो बल हमारे पृथ्वी के सतह पर, जो बल हमारे पृथ्वी के सतह पर घटित होती हैं उन्हें हम बहिर्जनित बल कहते हैं या एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। अंतर्जनित बल जो होते हैं कभी कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं। जो अंतर्जनित बल होते हैं, जो अंतर्जनित बल होते हैं वह कभी कभी क्या करते हैं, आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं। तो कभी धीमी गति, कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं, तो अंतर्जनित बल कभी धीमी गति उत्पन्न करते हैं। भूकंप एवं ज्वालामुखी जैसी आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है। आप सभी जानते हैं कि जब ज्वालामुखी और भूकंप हमारे पृथ्वी के सतह पे आते हैं तो ये क्या होते हैं, ये अंतर्जनित बल के कारण ही उत्पन्न होते हैं और ये आकस्मिक गति होते हैं, जिससे हमारी पृथ्वी पे बहुत सारी हानियाँ होती हैं। पृथ्वी की गति के बारे में यहाँ पे आप लोगों को समझाने की कोशिश किया गया है। चलिए देख लेते हैं इनको। पृथ्वी की गतियाँ बता रहा है कि 2 तरह के होते हैं, अंतर्जनित बल, बहिर्जनित बल, वही चीज़ें बता रहा है। आकस्मिक गति जो होते हैं, आकस्मिक गति के कारण ये हमारे भूकंप आते हैं, ज्वालामुखी की क्रिया आती है, भूस्खलन होता है, ये हमारे आकस्मिक गति के कारण। लेकिन वहीं पटल विरूपण बल के कारण, कहने का मतलब धीमी गति के कारण क्या होता है, पर्वतों का निर्माण होता है, पर्वतों का निर्माण होता है धीमी गति के कारण। लेकिन अंतर्जनित बल के जो आकस्मिक गतियाँ होती हैं उनके कारण भूकंप आता है दोस्तों, ज्वालामुखी आता है दोस्तों, भूस्खलन होता है दोस्तों। लेकिन जो धीमी गतियाँ होती हैं उसके कारण पर्वतों का निर्माण होता है। कई हजारों साल, कई लाखों साल, कई करोड़ों साल में हमारे पर्वतों का निर्माण होता है। वहीं अगर हम बहिर्जनित बल की बात करें तो बहिर्जनित बल में अपर्दन और निक्षेपण एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। अपर्दन और निक्षेपण एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसमें नदी का बहता जल, पवन, समुद्री तरंग, हिमनद, ये सभी क्या हैं, ये सभी गतियाँ हमारे बहिर्जनित बल के कारण होती हैं। जैसे यहाँ पे स्थलीय प्लेटों के बारे में बताया गया है कि स्थलीय प्लेटें क्या होते हैं। भूपर्पटी में अनेक बड़ी एवं कुछ छोटी कठोर असमान आकार की प्लेटें होती हैं। भूपर्पटी में अनेक बड़ी एवं कुछ छोटी कठोर असमान आकार की प्लेटें होती हैं और इन्हीं प्लेटों को हम क्या कहते हैं, इन्हीं प्लेटों को हम महाद्वीप कहते हैं। इन्हीं प्लेटों को हम क्या कहते हैं, महाद्वीप कहते हैं। जिस पे इन प्लेटों पे ही क्या है, महाद्वीप है और इन्हीं प्लेटों पे क्या है, महासागर टिका हुआ है। आप देख सकते हैं कि ज्वालामुखी जो है, ज्वालामुखी की जो क्रिया है, भूपर्पटी पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है। ज्वालामुखी क्या होता है इसके बारे में बताने की कोशिश किया जा रहा है कि ज्वालामुखी हमारे भूपर्पटी पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक बाहर निकलते हैं। क्या होता है, भूपर्पटी पर ज्वालामुखी जो होता है, हमारे भूपर्पटी पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है जिससे पिघले हुए पदार्थ क्या होते हैं, अचानक बाहर निकलते हैं। ये आपको ज्वालामुखी की क्रिया को बताया गया है। जैसे यहाँ पे दिखा रहा है कि ये क्या है, ये हमारा भूपर्पटी है, ये जो है हमारा भूपर्पटी है और भूपर्पटी पर ये जो है हमारा छिद्र है। जैसे ये पहाड़ है, कुछ भी हो सकता है, तो पहाड़ है, यह क्या है, खुला छिद्र है और इसी को बता रहा है कि हमारे भूपर्पटी पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है जिससे पदार्थ अचानक बाहर निकलते हैं।
ऐसे पदार्थ में गैस होता है, राख, बहुत सारे। आप अगर ज्वालामुखी देखे होंगे, अगर मोबाइल पे भी आप यूट्यूब पे सर्च करके देखिएगा ज्वालामुखी के बारे में, तो आपको बहुत सारी जानकारियाँ वहाँ पे प्राप्त हो सकती हैं। जैसे जो गैसें होती हैं, राख होता है, धुआं होता है, ये सारी चीज़ें बाहर हमारे वायुमंडल में इतनी तेज़ी से फैलता है, इतना ऐसा लगता है कि जैसे कोहरा सा छा गया हो। अगर बड़ा छिद्र हो जाता है, वहीं ज्वालामुखी का जो छिद्र होता है वो बड़ा छिद्र होता है और इस तरीके का छिद्र हो जाता है। आप लोगों को मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इस तरीके का अगर छिद्र हो गया तो ये क्या होता है, ये हमारा कहलाता है क्रेटर। और कभी कभी बरसात के मौसम में क्या होता है कि इसमें बहुत सारे पानी जम जाते हैं, जो एक छोटी झील का निर्माण कर लेता है, और इसी को क्या कहते हैं, क्रेटर के नाम से जाना जाता है। वहीं निकास की बात करें तो निकास वेंट का मतलब होता है कि ये जो राख है, ये जो पदार्थ है, ये सभी क्या हो रहा है, ये देखिए, ये एक पाइप के माध्यम से, ऐसा लग रहा है जैसे मानो पाइप लगा हुआ है, उसके माध्यम से ये सभी क्या हो रहे हैं दोस्तों, बाहर निकल रहे हैं। और लावा जो होता है, हमारे अगर पृथ्वी के गर्भ में ही अगर वो पिघला हुआ पदार्थ अगर हमारे पृथ्वी के गर्भ में है तो उसको कहेंगे लावा। उसको क्या कहेंगे, उसको लावा कहा जाता है। लेकिन वही लावा अगर हमारे पृथ्वी के सतह पे आके अचानक फैल जाए, बाहर आके वो फैल जाए, तो वो क्या कहलाता है, वो मैग्मा के नाम से जाना जाता है। आप लोग ज्वालामुखी के बारे में बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके हैं, मैं आशा करता हूँ। दोस्तों, इसी के साथ यहाँ पे शब्द की उत्पत्ति के बारे में बात कही गई है। एंडो, अगर एंडो को जेनिक के साथ लगा दिया जाए तो एंडोजेनिक, एंडोजेनिक, एंडोजेनिक हो जाएगा। और अगर एक्सोजेनिक, एक्सोजेनिक हो जाएगा। एंडोजेनिक का मतलब होता है अंदर, एक्सोजेनिक का मतलब होता है सतह पे या फिर बाहर। इसी प्रकार स्थलीय प्लेटें, इसी प्रकार स्थलीय प्लेटों के गति करने पर पृथ्वी की सतह पर क्या होता है, कंपन होता है। अगर हमारी स्थलीय प्लेटें गति करती हैं तो हमारी पृथ्वी की सतह पर क्या होता है, कंपन जैसा कुछ महसूस होता है। और यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति करता है। ऐसा नहीं है कि यह कंपन किसी एक ही दिशा में गति करता है, नहीं, ये कंपन जो होता है ये पृथ्वी के चारों तरफ गति करता है। और इस कंपन को ही हम क्या कहते हैं, इस कंपन को ही हम भूकंप कहते हैं। भूपर्पटी के नीचे वह स्थान जहाँ कंपन आरंभ होता है, भूपर्पटी के नीचे वह स्थान जहाँ कंपन आरंभ होता है उद्गम केंद्र कहलाता है। उद्गम केंद्र जहाँ से भूकंप प्रारंभ होता है और वो जो कंपन होता है, वो कंपन जहाँ से आरंभ होता है, उसी को कहते हैं उद्गम केंद्र। उद्गम केंद्र के भू सतह पर, उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। उद्गम केंद्र के जो भू सतह का सबसे निकटतम केंद्र होता है उसी को कहते हैं अधिकेंद्र। उसके पास वाला जो केंद्र होता है उसको कहते हैं अधिकेंद्र। अधिकेंद्र में, अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन करता है। अधिकेंद्र में क्या होता है, अधिकेंद्र में जो तरंगे होती है वो बाहर की तरफ क्या करती हैं, गमन करती हैं। अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है, क्योंकि वहाँ की तीव्रता काफ़ी अत्यधिक होने के कारण अधिकेंद्र के जो पास वाला भाग होता है वहाँ पे सर्वाधिक हानियाँ होती हैं, सर्वाधिक विनाश हो सकता है। अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे कम हो जाती है। अधिकेंद्र से दूरी जैसे जैसे बढ़ती जाती है उसकी भूकंप की जो तीव्रता होती है वो कम होती रहती है। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, ये देखिए उद्गम केंद्र को बताया गया है, ये हमारा उद्गम केंद्र है जहाँ से भूकंप की तीव्रता आरंभ हो रही है, भूकंप का गमन आरंभ हो रहा है, ये उद्गम केंद्र है। इसी के साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ प्रयोग दिखाया गया है, आप इस प्रयोग को पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। इसी के साथ भूकंपी तरंगों के बारे में बताने की कोशिश किया गया है। भूकंपी तरंगे जो होती हैं वो 3 प्रकार की भूकंपी तरंगे होती हैं, जैसे पी तरंगे, प्राइमरी तरंगे, एस तरंगे, एल तरंगे। ये 3 प्रकार के मुख्य तरंगे होती हैं। ये भी आप लोग अपने दिमाग में हमेशा हमेशा के लिए ध्यान में रखा रहिए। इसी के साथ आगे यहाँ पे गुजरात की बात की गई है। गुजरात में देखिए, गुजरात में ये भूकंप का विनाश जो है यहाँ पे बताया गया है। यद्यप भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं है, यद्यप भूकंप की ऐसा नहीं है कि भविष्यवाणी की जा सकती है,
कि भूकंप का कोई समय होता है आने का, नहीं, लेकिन यदि हम पहले से तैयार हों तो इसके प्रभाव को निश्चित तौर पर कम किया जा सकता है, लेकिन इसकी भविष्यवाणी नहीं किया जा सकता है। स्थानीय लोग कुछ सामान्य तरीकों से भूकंप की संभावना का अनुमान लगाते हैं, जैसे जानवरों के व्यवहार का अध्ययन। अगर जानवरों के व्यवहार का अध्ययन कोई व्यक्ति कर लिया हो तो वो इसका अनुमान तो लगा सकता है, लेकिन भविष्यवाणी नहीं कर सकता है। ये आप लोग हमेशा ध्यान रखा करिए। तालाब में कुछ मछलियाँ होती हैं, मछलियों की उत्तेजना, क्या होता है कि जो मछलियाँ होती हैं वो सतह पे आ जाती हैं, जिससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि कुछ ऐसी घटनाएं होने वाली हैं जो हमारे लिए बहुत खतरनाक है, हानिकारक हैं। सांपों का धरातल पर आना, सांप भी क्या होते हैं, सांप को भी कुछ अनुभव होने लगता है कि कुछ ऐसा होने वाला है, जिसके कारण वो क्या करते हैं, पृथ्वी के अंदर से वो क्या आते हैं, सतह पे चले आते हैं, जिससे वे भी एक हमें सूचना देने की कोशिश करते हैं। भूकंप में भुज में भूकंप के झटके, भुज में 2001 में जो 26 जनवरी को भूकंप आया था, उसके कुछ जिसकी तीव्रता कितना थी, 6.9 की तीव्रता थी, उसी को बताने की यहाँ बताया गया है। स्कूल सर्वाधिक प्रभावित, इसमें क्या हुआ, स्कूलों की इमारतें गिरने से कम 971 छात्र एवं 31 शिक्षकों की मौत हो गई। बताइए कितना भयावह भूकंप था ये, जिसमें 971 छात्रों की मौत हो गई और 31 शिक्षक मारे गए। भुज में यहाँ पे बताया गया है कि भुज में भूकंप के 3 दिन बाद भी हर व्यक्ति तक भोजन, कंबल, दवाएं आदि न पहुंचने के कारण हालत बहुत चिंताजनक हो गई थी। आप समझ सकते हैं कि ऐसे कठिनाइयों में उन तक सभी लोगों तक भोजन पहुंचाना, कपड़े पहुंचाना, हर चीज़ों की उपलब्धता कराना कितना कठिन काम हो सकता है। भुज की तबाही, फोन लाइनें, जल पाइपलाइन, विद्युत स्टेशन एवं संचार लाइनें सभी के सभी क्या हो गए थे, अवरोधित हो गए थे भूकंप आने से। शहर में आग, चारकोल एवं अंगीठियों के पलटने के कारण पूरे शहर में अनेक स्थानों पे आग लग गई थी। भूकंप प्रभावित क्षेत्र में आपातकाल की घोषणा, राष्ट्रपति ने आपातकालीन स्थिति की घोषणा की थी। आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री की केंद्र से अपील, गुजरात सरकार ने इस संकट का सामना करने के लिए केंद्र से वित्तीय सहायता भी मांगी थी। भूकंप कितना भयावह हो सकता है, आप इस न्यूज़पेपर के कटे फटे पन्ने को पढ़कर आप समझ सकते हैं। यहाँ पे कुछ बताया गया, यहाँ पे भूकंप का मापन यंत्र के बारे में बताया गया है। यहाँ पे भूकंप के मापन यंत्र जो होते हैं उनके बारे में बताया गया है कि भूकंप का मापन एक यंत्र से किया जाता है। भूकंप का मापन भूकंप लेखी नामक यंत्र से किया जाता है। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल में मापी जाती है। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल में मापी जाती है। जिस भूकंप की तीव्रता 2.0 अथवा उससे कम होती है उसका प्रभाव नहीं के बराबर होता है। जिस भूकंप की तीव्रता 5.0 होती है वह वस्तुओं के गिरने से क्षति पहुंचा सकता है। जिस भूकंप की तीव्रता 6.0 अथवा उससे अधिक होती है वह बहुत शक्तिशाली, और जिसकी तीव्रता 7.0 होती है अथवा अधिक होती है वह सर्वाधिक शक्तिशाली समझा जाता है। ये देखिए भूकंप लेखी के बारे में बताया गया है, आप इसको भी देख लीजिए। भूकंप के बचाव की तैयारी, देखिए यहाँ पे भूकंप से बचाव की तैयारी के बारे में बताया गया है। भूकंप के दौरान कहाँ आश्रय ले इसके बारे में बताया गया है। सुरक्षित स्थान क्या क्या हो सकते हैं ये भी आप देख लीजिए। रसोई के काउंटर या मेज के नीचे, दीवार के अंदरूनी कोने में ये एक सुरक्षित स्थान हो सकता है। आप किसी भी चीज़ के नीचे छुप सकते हैं भूकंप से बचने के लिए। कोई मजबूत चीज़ें हैं जैसे चौकी वगैरह होता है, अगर वो मजबूत है तो आप उसके नीचे भी बेशक छुप सकते हैं। इनसे दूर रहें, आग से दूर रहना चाहिए। चिमनी के आसपास तथा टूट सकने वाले इमारतों के पास या खिड़कियों के पास से दूर रहना चाहिए। दर्पण एवं तस्वीर फ्रेम से भी दूर रहना चाहिए, क्योंकि भूकंप के आने से इनसे खतरा हो सकता है। पहले से तैयारी, अपने दोस्तों अथवा पारिवारिक सदस्यों के बीच जागरूकता फैलाएं एवं आपदा का सामना विश्वास से करें।
यहाँ पे देखिए मुख्य स्थलाकृतियों के बारे में बताया गया है। अपक्षय एवं अपर्दन नामक दो प्रक्रमों द्वारा दृश्य भूमि लगातार विघटित होती रहती है। अपक्षय एवं अपर्दन नामक दो प्रक्रमों द्वारा दृश्य भूमि लगातार विघटित होती रहती है। पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है। आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? अपक्षय कहते हैं। भू दृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को क्या कहते हैं? अपर्दन कहा जाता है। अपर्दन किसे कहा जाता है? भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को क्या कहते हैं? अपर्दन के नाम से जानते हैं। वायु, जल आदि अपर्दित पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं और फलस्वरूप एक स्थान पर निक्षेपित करते हैं। अपर्दन एवं निक्षेपण के ये प्रक्रम पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं। नदी के कार्य, नदी के क्या कार्य हो सकते हैं? आप इसमें देखिए, नदी के जल से दृश्य भूमि का अपर्दन होता है। नदी के जल से जो दृश्य भूमि का मतलब है कि जो भूमि हमको दिखाई दे रही है, नदी के जल से जो भूमि हमें दिखाई दे रही है उसका क्या होता है? उस भूमि का क्या होता है? अपर्दन होता है। जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है। क्या बता रहा है? पहले पढ़ लीजिए, फिर इसको मैं समझा देता हूँ कि जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है तो यह क्या बनाती है? जलप्रपात बनाती है। जैसे आप ये देख सकते हैं कि ये क्या है? बहुत ऊंचाई से जब हमारा जल या नदियाँ जब हमारे गहराई में या किसी घाटी में गिरती हैं तो जो पानी गिर रहा है, जैसे ये पानी जो गिर रहा है, यही क्या कहलाएगा? यही हमारा जलप्रपात कहलाता है। जैसे ये आप देख सकते हैं कि ये क्या है? कठोर शैल है। कठोर शैल वही चीज़ बता रहा है, किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाली घाटी में जब हमारी नदियाँ गिरती हैं तो वो जो दृश्य होता है, वो जो संरचना बनती है, उसे ही क्या कहते हैं? जलप्रपात या झरना कहा जाता है। विश्व में, जैसे यहाँ बताया गया है, विश्व में हजारों छोटे छोटे जलप्रपात हैं। विश्व में हजारों छोटे छोटे जलप्रपात हैं। सबसे ऊंचा जलप्रपात दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला में एंजल जलप्रपात है। सबसे छोटा, सबसे ऊंचा जलप्रपात अगर कोई पूछे इस विश्व में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है, तो वेनेजुएला का एंजल जलप्रपात जो है वो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। उत्तरी अमेरिका में कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित नियाग्रा जलप्रपात है। कनाडा और यूएसए की सीमा पर स्थित नियाग्रा जलप्रपात स्थित है। अफ्रीका में जाम्बिया एवं जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित है। अफ्रीका में जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित है। विक्टोरिया जलप्रपात है। कहने का मतलब ये दक्षिणी अमेरिका में अगर जलप्रपात की बात करें तो एंजल जलप्रपात जो है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। वहीं अगर हम यूएसए और कनाडा की बात करें तो यूएसए कनाडा की सीमा पर जाम्बिया, यूएसए और कनाडा की सीमा पर नियाग्रा जलप्रपात है। वहीं जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर अफ्रीका का जो जलप्रपात है विक्टोरिया जलप्रपात स्थित है। ये आप देख सकते हैं, नियाग्रा जलप्रपात की पिक्चर यहाँ दिखाई गई है। जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है, जब नदियाँ मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह क्या करती है? वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। जैसे आपको यहाँ पे दिखाया गया है, जब नदियाँ मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती हैं तो वो क्या होती हैं? वे मोड़दार मार्ग में बहने लगती है।
नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को क्या कहते हैं? विसर्प कहते हैं। नदी के इन्हीं मोड़ों को हम क्या कहते हैं? नदी के इन्हीं मोड़ों को हम विसर्प कहा जाता है, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। इसके बाद विसर्पों के किनारे पर लगातार अपरदन एवं निक्षेपण शुरू हो जाता है। विसर्पों के ये क्या होते हैं? ये आप देख सकते हैं, ये विसर्प हैं। और विसर्प जैसे ही विसर्प बनते हैं, तैसे ही विसर्पों के किनारे पर इसका जो निक्षेपण होता है वो शुरू हो जाता है। विसर्प लूप के सिरे के निकट आते जाते हैं। समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं। समय के साथ जो विसर्प होते हैं वो लूप नदी से कट जाते हैं और एक अलग झील बनाते हैं, जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया है। ये एक अलग झील बनाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? इसे ही हम चाप झील के नाम से जानते हैं। कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती है। कभी कभी नदी क्या करती है? अपने तटों से बाहर बहने लगती है। फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। जब अपने तटों से बाहर बहने लगती है तो फलस्वरूप जो निकट के जो क्षेत्र होते हैं उनमें बाढ़ आ जाती है। बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी एवं अन्य पदार्थों का निक्षेपण करती है। ऐसी मिट्टी एवं पदार्थों को अवसाद कहते हैं। इससे समतल उपजाऊ बाढ़कृत मैदान का निर्माण होता है। नदी के उत्थित तटों को हम क्या कहते हैं? तटबंध के नाम से जानते हैं। समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रवाह बहुत धीमा हो जाता है तथा नदी अनेक धाराओं में बट जाती है। जैसा कि आप जानते हैं, जब जहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र मिलेगा, नदियाँ अगर मैदानी क्षेत्र में हैं तो पहाड़ी क्षेत्र से नदियाँ जैसे उतरती हैं, वो जैसे ही मैदानी क्षेत्र में आती हैं वो मोड़दार मार्गों में बहने लगती हैं और उसी मोड़दार मार्ग को क्या कहते हैं? विसर्प कहते हैं। कुछ समय तक नदियाँ जैसे ये कुछ समय तक नदियाँ इस मार्ग से जाती है और कुछ समय बाद जब नदियाँ क्या करती हैं? अपना मार्ग बदल देती हैं और ये जो अलग वाला मार्ग है इसको हम चाप झील कहते हैं। चाप झील जैसी संरचना बना लेती हैं। उसके बाद कुछ समय तक नदियाँ समुद्री मार्ग तक पहुँचते पहुँचते नदी का जो प्रवाह होता है काफ़ी धीरे हो जाता है और नदियाँ अनेक धाराओं में फूट जाती हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? जिनको वितरिका कहा जाता है। अनेक धाराओं में जब फूट जाती हैं तो इन्हीं को हम वितरिका कहते हैं। यह नदी इतनी धीमी हो जाती है कि यह अपने साथ लाए मलबे का निक्षेपण करने लगती है। अपने साथ जो भी मलबा लेकर आती है उसका निक्षेपण करने लगती है। प्रत्येक वितरिका अपने मुहानों के अवसादों के संग्रह से ये क्या करती हैं? डेल्टा का निर्माण करती हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो नदियाँ हैं समुद्र तक पहुँचते पहुँचते इनका जो प्रवाह है काफ़ी धीरे हो चुका है और ये अनेक वितरिका में फूट चुकी हैं और ये वितरिका आपको NCERT में दिखाया गया है। उसके साथ ये समुद्री तरंग के कुछ कार्य होते हैं, इनको भी आप देख लीजिए। समुद्री तरंग के अपरदन एवं निक्षेपण तटीय स्थलाकृतियाँ बनाते हैं। ये क्या बनाती हैं? अनेक स्थलाकृतियाँ तट के किनारे बनाती हैं। समुद्री तरंगे लगातार सैलों से टकराती रहती हैं। समुद्री तरंगे जो हैं वो लगातार हमारे सैलों से टकराती रहती हैं, जिससे दरार विकसित होता है। जिससे दरार विकसित हो जाता है। समय के साथ ये बड़ी और चौड़ी होती जाती हैं। इनको समुद्री गुफा कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? इनको समुद्री गुफा कहते हैं, जैसा कि फिगर के माध्यम से आपको दिखाया गया है। ये हमारा समुद्री गुफा हो गया। इन गुफाओं के बड़े होते जाने पर इनमें से केवल छत ही बचता है। इन गुफाओं के बड़े होते जाने पर जैसे जैसे पानी का उसमें प्रेशर पड़ता है, वो गुफाएं जो होती हैं वो उनका जो दरार होता है वो बढ़ता जाता है और एक दिन ऐसा आता है कि उनमें सिर्फ उनका जो छत होता है उसके अलावा सभी नदियों के जल के द्वारा कटाव हो जाता है और उस पर केवल छत ही बचता है और इसी छत को क्या कहते हैं? हम तटीय मेहराब के नाम से जानते हैं। इन्हीं छत जो बचा हुआ छत होता है, जो संरचना बनती है और इसी को हम क्या कहते हैं? तटीय मेहराब कहते हैं, जैसा कि फिगर में यहाँ पे दिखाया गया
है। लगातार अपरदन छत को भी तोड़ देते हैं। लगातार अपरदन जो नदियाँ कर रही हैं वो उसके द्वारा वो जो छत बचा रहता है नदियाँ उसको भी तोड़ डालती हैं और केवल दीवारें ही बचती हैं। क्या बचती हैं? उनमें सिर्फ दीवारें बचती हैं। दीवार जैसी इन आकृतियों को स्टैक कहते हैं। दीवार जैसी जो आकृतियाँ होती हैं उनको क्या कहते हैं? उनको स्टैक कहते हैं। उसके बाद दोस्तों, समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैलीय तटों को समुद्र भृंगु कहते हैं। क्या कहते हैं? समुद्र भृंगु कहते हैं। समुद्री तरंगें किनारों पर अवसाद जमा कर समुद्री पुलीन का निर्माण करती है। हिमनद के कार्य। हिमनद जो ग्लेशियर होते हैं उनके क्या कार्य हो सकते हैं, उनके क्या उपयोग हो सकते हैं, इसके बारे में आप लोगों को एनसीईआरटी में जो भी चीज़ें लिखी हैं इसके बारे में बता देता हूँ। हिमनद अथवा हिमानी बर्फ़ की नदियाँ। हिमनद का मतलब होता है जो बर्फ़ की नदियाँ होती हैं। हिमनद अपने नीचे की कठोर चट्टानों से गुलासमी मिट्टी और पत्थरों को अपरदित कर देती हैं। हिमनद क्या करती हैं? अपने नीचे की कठोर चट्टानों से गुलासमी मिट्टी और पत्थरों को अपरदित कर देती हैं और गुलासमी मिट्टी एवं पत्थरों से भूदृश्य का अपरदन करती है। भूदृश्य जो हमें दिखाई देता है वो उसका क्या करती हैं? अपरदन कर देती हैं, कटाव कर देती हैं, कटाव छटाव कर देती हैं। हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करते हैं। जो बर्फ होता है वो क्या करता है? एक गहरे गर्त का निर्माण करता है। पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ पिघलने से उन गर्तों में जल भर जाता है। पर्वतीय जो क्षेत्र होते हैं बर्फ पिघलने से क्या होता है? वो जो गर्त बनते हैं उन गर्तों में जल का भराव हो जाता है और वे सुंदर झील का निर्माण कर देते हैं या सुंदर झील बन जाते हैं। हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थों जैसे छोटे बड़े सैल, रेत एवं तलछट मिट्टी निक्षेपित होते हैं। ये निक्षेप हिमनद हिमोड़ का निर्माण करते हैं। ये निक्षेप क्या करते हैं? हिमनद हिमोड़ का निर्माण करते हैं, जैसा कि आप लोगों को इस फिगर में दिखाया गया है। एनसीईआरटी में दोस्तों ये फिगर के माध्यम से जो समझाया गया है, फिगर से अगर हम लोग कोई चीज़ें समझते हैं तो हमारे लिए लॉन्ग टर्म के लिए हमारे दिमाग में बैठ जाता है और जल्दी उसे हम भूल नहीं पाते। तो फिगर से पढ़ना हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और फिगर से पढ़ना भी चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं पवन के कुछ कार्य दिए गए हैं। क्या आपने कभी रेगिस्तान देखा है? बालू, टिब्बे के कुछ चित्र एकत्र करने का प्रयास कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब हम लोग इसमें पढ़ते हैं। रेगिस्तान में पवन अपरदन एवं निक्षेपण का प्रमुख कारक है। रेगिस्तानों में जो पवन होती है, जो हवाएं तेजी से बहती हैं, वो अपरदन एवं निक्षेपण का एक प्रमुख कारण होती हैं। रेगिस्तान में आप छत्रक के आकार के सैल देख सकते हैं। छत्रक के आकार का कहने का मतलब कि इस तरीके का, ये छत्रक के आकार के आप सैल देख सकते हैं जिन्हें सामान्यतः हम छत्रक सैल के नाम से जानते हैं। पवन सैल के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटती है। पवन सैल के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को काफ़ी आसानी से काट डालती है। इसलिए ऐसी सैल के आधार संकीर्ण एवं शीर्ष विस्तृत होते हैं। पवन चलने पर यह अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा देती है। जब पवन का बहाव रुकता है तो यह रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बना देती है। इनको बालू का टिब्बा कहते हैं। तो छोटी पहाड़ी बन जाती है तो इन्हीं पहाड़ी को हम क्या कहते हैं? बालू का टिब्बा कहते हैं। आप जैसा कि चित्र में देख सकते हैं, जब बालू कण महीन एवं हल्के होते हैं तो वायु उनको उठाकर अत्यधिक दूर ले जाती है। जब ये बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं तो इसे लोएस कहते हैं। बालू का जो इस तरीके का आप मैदान देखे होंगे उन्हें हम क्या कहते हैं? लोएस कहते हैं। और चीन में विशाल लोएस निक्षेप पाए जाते हैं। अगर लोएस का मैदान, सबसे बड़ा लोएस का मैदान दुनिया में कहाँ पाया जाता है? तो हमारे चाइना में लोएस का सबसे बड़ा मैदान पाया जाता है, चमगादड़, चाइना। दोस्तों कुछ अभ्यास प्रश्न भी देखे हैं। प्लेटें क्यों घूमती हैं?
इसका जवाब भी आप लोगों को मिल चुका होगा। बहिर्जनित एवं अंतर्जनित बल क्या होते हैं ये भी आप बखूबी समझ गए होंगे। अपरदन क्या होता है आप इसको भी समझ गए होंगे। बाढ़कृत मैदान का निर्माण कैसे होता है, बालू टिब्बा क्या है, समुद्री पोलिन का निर्माण कैसे होता है, चाप झील क्या होती है, ये सभी का उत्तर आपके पास शायद हो चुका है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, व्हाट्सएप पे शेयर करें, फेसबुक पे शेयर करें। और आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का जो घंटा होता है उसको प्रेस कर दीजिए ताकि पल पल का जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपके फ़ोन में पहुँचे। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।